नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन शिक्षण विधियों से संबंधित अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेंगे। कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर पीडीएफ नहीं दे पा रहे हो, तो देखिए टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें, चाहे अब साहित्य की हो, चाहे व्याकरण की हो, चाहे रीड से संबंधित अन्य कोई टॉपिक्स हों। आपको सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध होंगे। हिंदी साहित्य मंच नाम से वो अपना टेलीग्राम चैनल है। तो आज का अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, 151वां प्रश्न है, चौथा भाग है ये शिक्षण विधियों की प्रश्नोत्तरी सीरीज का। तो कौन सी शिक्षण विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए, प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, प्रयोजन विधि या उपयुक्त में से सभी। देखिए, एग्जाम हॉल में अगर ये प्रश्न आता है तो अधिकांश विद्यार्थी उपरोक्त सभी करते हैं कि उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि प्रश्न बच्चा पूछता, ये शिक्षक प्रश्न पूछता है, बच्चा उसका जवाब देता है, तो मतलब एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। फिर विचार विमर्श पे आता है, फिर प्रयोजना विधि पे, यानी तीनों ये सेम से लगती हैं देखने में ऐसे। जबकि इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो होगा विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श में ही एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, न कि प्रश्नोत्तर विधि में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से हिंदी गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। हिंदी गद्य शिक्षण की बात कर रही है, कौन सी विधि उपयुक्त है? अर्थबोध विधि, गीत विधि, अभिनय विधि, खंडान्वयन विधि। तो गद्य शिक्षण के लिए, हिंदी गद्य शिक्षण के लिए सर्व उपयुक्त जो विधि है वो है अर्थबोध विधि। यानी गद्य को अपन पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अपने अर्थ है वो आराम से समझ में आता रहता है और अपन आगे से आगे पढ़ते जाते हैं। कविता की तरह उसमें चिंतन मनन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई अर्थ अलग से स्पष्ट करना नहीं होता है। बिल्कुल साधारण से लोकोक्ति मुहावरे अपने को मिलते हैं, आराम से अपने समझ में आ जाती है। अगला देखिए, छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं, यानी किस विधि के माध्यम से नियम निकालते हैं? स्वयं निरीक्षण करेंगे, स्वयं चिंतन करेंगे और नियम निकालेंगे। आगमन, निगमन, व्याख्यान या व्यास, ये दोनों तो होने ही नहीं है। दिमाग यहीं पर खराब होता है परीक्षा में कि आगमन में होता है, निगमन में होता है। तो आज के बाद आप आगमन और निगमन कभी नहीं बोलोगे। देखो, आगमन विधि होती है, इसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं बच्चों के सामने, और उदाहरणों पर बच्चा होता है वो नियमों का निरीक्षण करता है और चिंतन करता है और उसका एक नियम निकाल लेता है। निगमन विधि में विद्यार्थियों को नियम रटवाए जाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? आगमन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। हर्बर्ट विधि के कितने चरण माने गए? तो हर्बर्ट की पंचपदी नाम से भी अपन को पता चलता है। तो 5 पद होते हैं हर्बर्ट की पंचपदी में। शुरू में 4 ही थे, फिर इनके एक शिष्य थे रिन, और बाद में एक, शुरू में एक शिष्य जिल्लर थे, बाद में रिन और मिल गए और दोनों ने मिल करके 5 पदों का निर्माण किया था और ये हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से जानी जाने लगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयुक्त सामग्री होगी। कहानी रचना के लिए उपयुक्त सामग्री, अपन कहानी को किस प्रकार से पढ़ेंगे या लिखेंगे? तो देखो, चित्र कथाएं होनी चाहिए, फ्लैश बोर्ड होना चाहिए, शामपट होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें ही होंगी, तभी जाकर के कहानी की रचना है वो कर सकते हैं। नाटक शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? तो आपके दिमाग में नाटक शब्द अगर कहीं पर मिलता है आपको, तो नाटक शब्द कहीं पर पढ़ो तो अभिनय जहां पर दिख जाए ना, वो इसका आंसर सही होगा, क्योंकि नाटक में अभिनय बहुत जरूरी होता है। तो कक्षा अभिनय प्रणाली जो है वो नाटक शिक्षण की सर्व उपयुक्त विधि मानी जाती है। अगला देखिए, किंडरगार्टन पद्धति है, उसके जन्मदाता कौन है? तो किंडरगार्टन का नाम लेते ही आपके खटाक से समझ में आ जाना चाहिए कि फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बालोद्यान के माध्यम से शिक्षा दी थी कि शिक्षक होता है वो एक माली के समान होता है और बच्चे होते हैं वो पौधे के समान होते हैं, उनको विकसित करता है। व्याकरण शिक्षण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? एक तो होता है देखो सैद्धांतिक पक्ष, एक होता है व्यवहारिक पक्ष। तो व्यवहारिक जो पक्ष होता है उस पर बल दिया जाता है, मतलब भाषा संसर्ग विधि में, पाठ्य सामग्री प्रणाली में, आगमन निगमन में, या फिर समवाय प्रणाली में। तो भाषा संसर्ग विधि होती है उसमें व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, न कि सैद्धांतिक पक्ष पर। यानी
इसमें क्या होता है, सिद्धांतों या नियमों को रटाया नहीं जाता है। अगला देखिएगा आप लोग, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है यहाँ पर कविता शिक्षण के लिए। प्रश्नोत्तर, गीत प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली या शब्दार्थ प्रणाली। तो अधिकांश विद्यार्थियों गीत प्रणाली पर ध्यान चला जाता है कि गीतों के माध्यम से ही छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, 6ठी से 8वीं तक की। तो वहाँ पर कविता पढ़ाते समय शिक्षक को क्या होती है, उसकी व्याख्या भी करनी पड़ती है, प्रत्येक शब्द का अर्थ भी बताना पड़ता है कि वो किस प्रकार से कविता पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आई बात समझ में। तो व्याख्यान प्रणाली सही जवाब माना जाएगा। अगला देखिएगा, प्रोजेक्ट प्रणाली में भाषा शिक्षण सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है। प्रोजेक्ट जो प्रणाली होती है उसमें भाषा शिक्षण सबसे पहले किसके द्वारा होता है। तो वार्तालाप के माध्यम से होता है, चित्र विधि के माध्यम से, शामपट से या श्रुति से। तो प्रोजेक्ट प्रणाली में भाषा शिक्षण सबसे पहले वार्तालाप के माध्यम से होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर विद्यार्थी शिक्षण कार्य शिक्षक अगर करवाएगा तो विद्यार्थी उससे पूछेगा कि ये किस प्रकार से करवाया जा रहा है, तो ये वार्तालाप माना जाएगा। अगला देखिए, परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है। परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है, तो उद्देश्य होना चाहिए, उसमें क्रियाशीलता बिल्कुल सही है, रोचकता, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर उपयुक्त सभी माना जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 162। इसमें व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण शिक्षण में कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, वह सर्व उपयुक्त विधि रचना शिक्षण, उपन्यास शिक्षण, आगमन निगमन या समवाय। तो इसमें तो स्पष्ट उत्तर आपको दिख रहा है, आगमन और निगमन हो रहा है। आगमन और निगमन के माध्यम से ये व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अध्यापक एक माली है, बच्चे पौधे हैं, यह कथन किसका है। तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, फ्रोबेल का ही है। आपको मैं पीछे ये प्रश्न बता भी चुका हूँ, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो आराम से समझ में आई बात। कहानी शिक्षण की सर्व उपयुक्त विधि कौन सी है। कहानी शिक्षण की कहानी पठन विधि, कहानी कथन विधि, चित्र विधि या अभिनय विधि। तो कहानी कथन की सर्व उपयुक्त विधि, अपन अधिकांशतः कहानी पढ़ने को मान लेते हैं, कुछ लोग हैं वो कहानी कथन को मान लेते हैं, परंतु चित्र विधि है ना, इसके माध्यम से कहानी शिक्षण की सर्व उपयुक्त विधि है। चित्रों को दिखा करके बच्चे को और फिर कहानी शिक्षक के द्वारा बतलाई जाती है, तो वो विद्यार्थी के स्मृति पटल पर काफी समय तक क्या रहती है, याद रहती है। आगे बात समझ में। अगला देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्व उपयुक्त है। तो व्याकरण शिक्षण का जहीं पर भी नाम आएगा आपको तो ध्यान रखना, आगमन निगमन जहां पर दोनों एक साथ दिख जाए तो वो ही सर्वश्रेष्ठ विधि है, वो मानी जाती है। अगला देखिए, शब्दानुशासन समूह है, जो शब्द समूह के रूप में व्याकरण की व्याख्या किसने की। शब्दानुशासन व्याकरण को किसने कहा, कहने का मतलब यही है। तो ये पतंजलि है ना, उनके द्वारा शब्दानुशासन कह करके पुकारा है व्याकरण को, पतंजलि के द्वारा। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि, ये ऊपर वाला प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि आगमन विधि होती है। इसमें उदाहरण पहले दिए जाते हैं, निगमन विधि में नियम पहले दिए जाते हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली शिक्षण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस पर बल देती है। ऊपर अपन ने एक प्रश्न सोल्व भी किया था भाषा संसर्ग विधि को लेकर के, तो ये व्यवहारिक पर, सैद्धांतिक पर, भाषा पर या इनमें से कोई नहीं पर। तो ये अभी ऊपर अपने पढ़ा था, भाषा संसर्ग प्रणाली में व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। इसमें व्यवहारिक रूप से व्याकरण सिखाया जाता है, न कि सैद्धांतिक पक्ष से सिखाया जाता है। अगला देखिएगा, ठीक है। फिर भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि भाषाई कौशल 4 ही होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्रम आपको जिस ऑप्शन में मिलेगा वही सही होगा। तो देखो, सुनना, बोलना, इसमें लिखना बीच में आ गया, सुनना पढ़ना बीच में आ गया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सही क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना, इसको याद रखोगे आप इस तरीके से। एक ही शब्द याद रखना आपको, सुबह पहली, अपने मारवाड़ी भाषा का शब्द है। सु का सुनना हो जाएगा, बे का बोलना हो जाएगा, पे का पढ़ना हो जाएगा, ली का लिखना। तो सुबह पहली ये शब्द
छोटा सा शब्द है, ये याद रखोगे तो आसानी से ये आपको चारों क्रम बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे। आगे देखिए, भाषा के कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल में मतलब कौन सा कथन अपन को सही। भाषा के कौशल में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, नहीं। भाषा के मूल रूप से कौशलों में केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशलों में केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, ये भी। भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, अंतः संबंधित होते हैं भाषा के जो कौशल होते हैं वो। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य अपन ऐसे करते हैं, देखो, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना। अपन अधिकांश यानी 99% विद्यार्थी इस ऑप्शन को सही करते हैं यहाँ पर। जबकि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है गहन अर्थ ग्रहण करना, कि चुपचाप पढ़ना तो होता ही होता है, उसके साथ साथ में उसको समझना, उसको याद करना, उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से देखना। भाषा के आधारभूत जो कौशल होते हैं उसमें सर्वोपरि कौन सा है, यानी सबसे ऊपर सबसे अच्छे कौन से कौशल माने गए हैं। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना पढ़ना और लिखना, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो देखिए, इसमें दो तो होते हैं इनपुट और दो होते हैं आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है ग्रहण करना, आउटपुट का मतलब होता है बाहर निकालना। बोलना और लिखना होता है वो तो आउटपुट होते हैं, ठीक है। बोलना और लिखना ये दोनों आउटपुट होते हैं। सुनना और पढ़ना ये दोनों क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। इनसे अपना अपने अंदर मतलब ग्रहण करते हैं कि सुनेंगे तभी तो कुछ बोलेंगे और पढ़ेंगे तभी तो कुछ लिखेंगे। एक दूसरे के मतलब उल्टे काम करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसमें सारे ऑप्शन एक गलत दे रखे हैं। सुनना और पढ़ना होता नहीं, ये सर्वोपरि माने गए हैं, क्योंकि इनपुट जब तक नहीं होगा तब तक आउटपुट तो आ ही नहीं सकता है। क्योंकि जो विद्यार्थी सुन नहीं सकता, जो आदमी सुन नहीं सकता, वो बोलेगा कहाँ से। आप गौर कीजिएगा एक बात का, कोई गूंगा बच्चा होता है ना, उसको वो सुन भी नहीं सकता, मतलब वो बहरा होता है। जो गूंगा होगा वो हमेशा 100% बहरा भी होगा। तो ये सुनना और पढ़ना ये महत्वपूर्ण है, ये इनपुट होते हैं, और बोलना और लिखना होता है वो आउटपुट होते हैं। आगे बात समझ में। अगला देखिए, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। पढ़ना जो कौशल है उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे। शब्दों के अर्थ को देंगे, मुख्य बिंदु में विचार को ग्रहण करना, वाक्यों का अर्थ, या फिर द्रुत गति से पढ़ना। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व अपन देंगे मुख्य बिंदु जिस पे विचार ग्रहण किया जा सके। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम कौन प्रभावी होता है वो बताना अपन को। तो सबसे कम प्रभावी के रूप में चित्रांकन, सुलेख, मन की बात लिखना, घटनाओं दृश्यों को लिखना। तो लेखन कौशल में चित्रांकन का कोई मतलब नहीं होता है, चित्रों का अंकन करने से लिखा नहीं जाता है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, अपन को सही पूछा है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात अक्षमता होती है, बिल्कुल सही यही है। दूसरा देखिए, व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है। क्योंकि व्याकरण का ज्ञान है वो भाषा के प्रयोग की कुशलता का सुनिश्चित मानदंड नहीं हो सकता है। अब आगे आप लोग देखिएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है, तीसरा ऑप्शन अगले ने दिया है कि भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव है, ये भी गलत है। मानक भाषा के प्रयोग में अत्यधिक बल दिया जाता है, ये भी गलत है। इसमें एक नंबर जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। भाषा होती है वो मतलब बच्चे की जन्मजात ही सीखी जाती है, वो जन्मजात उसमें एक क्षमता होती है ऐसी। भाषा के आधारभूत कौशल, अब भाषा के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, वही दोबारा आ गया, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ठीक है, अगला देखिएगा, एक कक्षा में एक कक्षा में
कक्षा में 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ खालिस्तान दे दिया से ही किया जाता है। किसके लिए? मतलब अर्थ और उद्देश्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है काफी कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता, यानी इनमें से कौन सा नियम है जो मुश्किल पैदा नहीं करता है। बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, चित्र, संदर्भ व पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सिखा करके उन पर अमल किया गया है। तो इसमें पूछा है अपने को कौन सा नियम पढ़ना सीखने के लिए मुश्किल पैदा नहीं करता है। तो चित्र, संदर्भ व पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाना। अगला देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी हुई किसी खबर, लेख या फिर कही गई बात पर निहितार्थ समझ सकें। बिल्कुल सही बात है। अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें व परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। तो इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी हुई किसी भी खबर, लेख या फिर कही गई बात को निहितार्थ उसका अर्थ समझ सकें। आई बात समझ में? अगला देखिएगा, बोलना कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ही ऑप्शन से ये शुद्ध उच्चारण के लिए बोलना कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला देखिएगा, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों को समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को विकसित करे, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। तो सभी बच्चों में एक समान भाषा प्रयोग की कुशलता विकसित करे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला देखिएगा, बालक सर्वप्रथम मातृभाषा सीखता है। तो मातृबोली के रूप में ही वो सीखता है, नहीं कि चिल्लाने के रूप में, व्याख्यान के लिए, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मातृबोली के रूप में। अगला देखिएगा, प्रार्थना सभा में समाचार कथन से योग्यता का विकास किस उद्देश्य से होता है? अर्धग्रहण की, या बोलने की, या सुनने की, या फिर अभिव्यक्ति की। प्रार्थना सभा जो उसमें समाचार कथन से योग्यता का विकास होता है बोलने की क्षमता के लिए, कि विद्यार्थी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है यहाँ पर खड़ा होकर के। अगला देखिएगा, कक्षा 3 से 5 तक के पदक्रम में लिखने के अभ्यास हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम है। 3 से 5 तक पाठ्यक्रम में लिखने के अभ्यास हेतु जो पाठ्यक्रम होता है वो कौन सा होता है? वाद विवाद कोई मतलब नहीं है, कविता पाठ भी नहीं है, कहानी मतलब सुरती लेख शिक्षक बोलेगा और बच्चे लिखेंगे। प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? सस्वर वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन, या फिर संशोधन वाचन। तो प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए प्रारंभिक 1 से 5 तक जो विद्यार्थी होते हैं वो वाचन शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? सस्वर वाचन। अगला देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की अधिक उपयुक्त होती है। मौखिक अभिव्यक्ति किससे अधिक उपयुक्त होती है? तो कहानी कथन से, चित्र वर्णन से, या फिर कविता पाठ से, या फिर अभिनय से। तो प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं के लिए जो मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है वो किससे होती है? चित्रों का वर्णन करने से, यानी चित्रों के नीचे उनको नाम लिखवाए जाते हैं। अगला देखिएगा, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध वाचन की क्षमता विकसित करना, अर्थग्रहण तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता विकसित करना, और वर्णों की सही पहचान की क्षमता विकसित करना। तो अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य होता है मौन वाचन का। अगला देखिए, अगला है श्रुतिलेख अभ्यास की विधि उपयुक्त है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयुक्त में से सभी। तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है श्रुतिलेख, यानी शिक्षक बोलता है और बच्चे लिखते जाते हैं। श्रुतिलेख मतलब सुन करके लिखना। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व होता है।
गद्य से मौन का, सस्वर का, आदर्श का या रसानुभूति का। तो गद्य शिक्षण जो होता है उसमें सर्वाधिक महत्व किसका होता है? मौन पठन का ही होता है, कि बच्चे चुपचाप पढ़ते रहे। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का पद नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पाठ्य योजना, शिक्षण सत्र, पुनः शिक्षण, चर्चा सत्र, ये पाठ्य योजना होता है ना, पाठ्य योजना का चरण नहीं कि सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है माइक्रो टीचिंग जो आप करते थे ना, 5 या 10 मिनट में होता था वो। सूक्ष्म शिक्षण में समय कितना लगता है? बहुत अच्छे प्रश्न है। कितना समय होता है? देखो 10 से 20 मिनट, 5 से 10, 25, 12, इसमें 12 मिनट होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। कितने होते हैं? 12 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है, मतलब 5 से 10 विद्यार्थी, 10 से 20, 20 से 25 या 15 से 18। अधिकांश तो क्या होता है 5 से 10 होते हैं, परंतु 10 से 20 तक विद्यार्थी हो सकते हैं। वो यूं हो सकते हैं कि आगे की जो पंक्ति में बैठे होते हैं वो तो विद्यार्थी के रूप में मानता है, छात्र अध्यापक जो भी होता है, जो बीएड वगैरह करते रहते हैं, जो पढ़ाता है, उसके आगे की पंक्ति में बैठने वाले 5 तो कक्षा अध्यापक वो साथ के होते हैं, और पीछे वाले जो छात्र बैठे होते हैं उनको छात्रों के रूप में पढ़ाना पड़ता है। अगला देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम उपगम सहायक है। कक्षा वातावरण में परिवर्तन में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, अधिगम वर्दी में या उपरोक्त में से सभी। तो कक्षा के वातावरण में परिवर्तन करने के लिए बहुमाध्यम उपागम बहुत सहायक होते हैं। मतलब जैसे अपन चित्र चार्ट मॉडल वगैरह प्रस्तुत करते हैं तो कक्षा का वातावरण परिवर्तन हो जाता है, बच्चे पढ़ने में रुचि लेने लग जाते हैं। शिक्षण मशीन सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण मशीन सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब अभिक्रमित अन्वेषण, सूक्ष्म शिक्षण, उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो शिक्षण जो मशीन होती है वो क्या होती है? प्रोजेक्ट प्रणाली में काम में ली जाती है। अगला देखिएगा, चलचित्रों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें देखना, सुनना, करना तीनों का एक साथ चल सकता है। बिल्कुल सही है। चलचित्र में अपन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ये है, यही इसका ऑप्शन है, सही होगा। अगले ऑप्शनों में है कि ये प्रक्षेपण व कल्पना दोनों शक्तियों का एक साथ विकास करता है, आदर्श नमूने के अनुकरण के लिए प्रेरित करता है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। इस चलचित्रों का मुख्य उद्देश्य इसमें क्या होता है कि इसमें देखना, सुनना और करना तीनों एक साथ ही रहते हैं। अगला देखिएगा, टेलीकास्टिंग का लाभ क्या है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का लाभ नहीं है इसमें। परंपरागत सम्मेलन का आयोजन करने की औपचारिकताओं से मुक्ति, इस प्रकार के सम्मेलन का एक निश्चित गति से आगे बढ़ना, छात्रों तथा विशेषज्ञों के बीच खुले विचारों का आदान प्रदान संभव, विशेषज्ञ अध्यापकों के द्वारा शिक्षण करवाना। तो इसका सर्व जो उपयुक्त है वो क्या होता है? सम्मेलन का एक निश्चित गति से आगे बढ़ना। फिर अगला देखिएगा आप लोग, निम्न में से किस आधार पर श्रव्यदर्शी सामग्री के प्रयोग की आलोचना की जा सकती है? इसकी आलोचना किस प्रकार से की जाती है? कक्षा के वातावरण को निर्जीव बनाना, मूल्यांकन में खामोश, केवल निम्न स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति, उपरोक्त में से सभी। तो ये जो श्रव्यदर्शी सामग्री है इसका मूल्यांकन में खामोश होना, इसकी आलोचना की जा सकती है, यानी मूल्यांकन सही से किया जाना चाहिए। अगला देखिएगा, सही है, मतलब ग्राफिक सामग्री, प्रदर्शन अभिनय, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, फिल्म, स्ट्रीट व स्लाइड, त्रिआयामी सामग्री, मॉडल, मोबाइल, और श्रव्य सामग्री में फ्लैश बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है आदि होते हैं। तो इसमें सही है त्रिआयामी, मॉडल और मोबाइल। अगला देखिएगा, कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्यदर्शी सहायक सामग्री प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्न से कौन सा सूत्र, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, करके सिखाना और संश्लेषण से विश्लेषण। जो मूर्त से अमूर्त होता ना वो इसमें शामिल होता है। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए रखे।
दूसरा देखो, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों के परिचित करवाए, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित करवाए नहीं। कोई भी पुस्तक होती है सफल तभी मानी जाती है जब वह बच्चों की साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए रखे। इस प्रकार से अपन ने आज शिक्षण विधियों से संबंधित 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।